ओके ओके गाइस, तो लास्ट सेशन में हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट? सो अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर, एक मिनट। सो अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर अभी तक हमने बेसिक फंडामेंटल पार्ट को डिस्कस किया है, राइट? जिसमें हमने अभी तक डिस्कस किया बेसिक चीजें, जिसमें हमने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ट्रांसलेटर्स क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। एंड लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि मुझे अगर कोई भी प्रोग्राम बनाना है, राइट, तो उसके लिए मुझे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना जरूरी है, राइट? सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सो लास्ट सेशन के अंदर हमने क्लास के बारे में डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया। क्लास क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास को कैसे बनाते हैं, क्लास को क्रिएट करने के लिए क्या सिंटैक्स है, देन उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या सिंटैक्स है, राइट? सो जो भी हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटी है उसको बनाने के लिए, क्योंकि हम जो डेवलप कर रहे हैं हम उसको कंसीडर कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट की कुछ स्टेट एंड बिहेवियर्स होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं इस क्लास के अंदर। इसीलिए हम क्लास को कहते हैं ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, राइट? अब मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था बट किसी ने भी ग्रुप पे शेयर नहीं किया है। मैंने आपको कहा था कि एक स्टूडेंट का क्लास आप बनाओगे जिसमें आपको प्रॉपर्टीज बनाओगे एंड उसकी एक फंक्शनैलिटी आप बनाओगे। किसी भी स्टूडेंट ने उसे ग्रुप पे शेयर नहीं किया है। आयुषी, केतन, सोनू, ना आपने होमवर्क कंप्लीट किया है और ना ही जो हमने क्लास के अंदर कोड किया था, एटलीस्ट आप सेम स्क्रीनशॉट अपने ऑर्ग में इंप्लीमेंट कर सकते थे जो कोड आपको दिया हुआ है, राइट? बट किसी ने भी कोड इंप्लीमेंट करके शेयर नहीं किया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बेसिक है चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बट ये बहुत जरूरी है। आपकी प्रैक्टिस इसी तरीके से होगी, राइट? जितना ज्यादा आप लैपटॉप पे अपने हाथ चलाओगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपकी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। तो ये जरूरी है, सिर्फ कोड देखने से काम नहीं चलेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ठीक है? सो देखो, अब लास्ट सेशन में हमने जैसे ये कोड बनाया, एक मोबाइल इंफॉर्मेशन, तो क्लास का सिंटैक्स हमें पता है, अब क्लास बनाते कैसे हैं। बट उसके रिलेटेड अगर मुझे कोई भी डेटा स्टोर करना है, एग्जाम्पल के लिए हमने कहा था कि मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अगेन प्रिंट करानी है, उसके लिए मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा। सो पब्लिक क्लास, एंड इसको हम नाम देते हैं जैसे कि स्टूडेंट इन्फो। ठीक है? सो स्टूडेंट इन्फो, यहां से क्लास स्टार्ट हो रही है और ये क्लास एंड हो गई, करेक्ट? अब जब आप इसमें कोई प्रॉपर्टी बनाते हो, राइट, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लासेस के अंदर क्या होता है हमारे पास, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो भी डेटा है वो हम यहां पर क्रिएट करेंगे। जैसे कि मुझे स्टूडेंट का नाम यहां पर स्टोर करना है या स्टूडेंट का रोल नंबर मुझे स्टोर करना है। सो मैं कैसे करूंगा, पब्लिक, अब किस टाइप का डेटा है, तो आपने कहा इंटीजर, एंड नाम दिया है आपने रोल नंबर, राइट? सो 101। अब देखिए, हमने उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डेटा यहां पर बनाया, एक प्रॉपर्टी बनाई है, इसी को हम कहते हैं डेटा मेंबर। राइट? ये क्या है, हमारा डेटा मेंबर है। ओके, अब देखो अब इसको बनाए कैसे, क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर इंप्लीमेंट किया। तो सबसे पहला ये जो पब्लिक है, ये आपका एक्सेस मॉडिफाई टाइप का कीवर्ड है, एक्सेस मॉडिफाई टाइप का एक कीवर्ड है। ओके, कीवर्ड है। ये जो इंटीजर है ये आपका डेटा टाइप है, ये है हमारा डेटा टाइप। ये जो रोल नंबर है ये है वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल। ये जो इज इक्वल टू हमें दिख रहा है ये हमारा ऑपरेटर है, राइट, असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये जो वैल्यू हमने दिया है इसे हम कहते हैं लिटरल। देखो, अब इन्हीं सभी के बारे में हमें समझना है कि ये कीवर्ड क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या है, ऑपरेटर क्या है, लिटरल क्या है।
क्योंकि ये जो सारी चीजें हमने इंप्लीमेंट किया है, इसका काम है सिर्फ हमारे डेटा को होल्ड करना। क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर हमें ऐसी जरूरत है कि हम कुछ डेटा को होल्ड करें। अब डेटा को होल्ड करेंगे कैसे? तो उसके लिए हमें एक डेटा मेंबर बनाना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। हमें ये वेरिएबल बनाना पड़ता है। सिंपल काम क्या था कि जैसे मुझे मोबाइल की इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि मोबाइल का कलर क्या है, मोबाइल की प्राइसिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है मेरी ये वैल्यू। अब मैं जहां पर होल्ड कर रहा हूं वो उसका नाम, और वो डेटा किस टाइप का है, वो है ये डेटा टाइप। यही मेन है। अब ये आपने एक्सेस मॉडिफायर नहीं भी दिया तो भी चलेगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है। ये क्या होता है? ऑप्शनल। आप चाहो तो प्रोवाइड करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना है इस वेरिएबल के बारे में कि इस वेरिएबल का काम क्या है, क्या करता है ये वेरिएबल। सो समझो, देखो, सो वेरिएबल, देखिए वेरिएबल का काम क्या है। वेरिएबल का काम होता है डेटा को होल्ड करना, राइट। हमारे प्रोग्राम के अंदर जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो मेमोरी में कुछ डेटा को स्टोर कर सकता है, क्योंकि हम जैसे कोई गेमिंग एप्लीकेशन बना रहे या कोई हमने सिंपल एप्लीकेशन भी बनाया, तो उस यूजर की डिटेल्स भी हमारे पास होनी चाहिए। तो जो डेटा है वो मेमोरी में कहीं ना कहीं पर जाके स्टोर हो रहा है, मेमोरी लोकेशन पे। जैसे कि मैंने गेम बनाया, उसका स्कोर मेरा स्टोर हो रहा है, तो ये स्कोर है। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो अलग हो सकती है, कभी 10 हो सकती है, कभी 100 हो सकती है, कभी 50 हो सकती है, कोई भी डेटा हो। अब ये जो डेटा है, सपोज करो कि ये डेटा हो गया यहां पर स्टोर, 10 करके मेरा किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गया। बट मैं इस डेटा को एक्सेस कैसे करूंगा? क्योंकि मेरा जो डेटा है वो मेमोरी लोकेशन पे रैंडमली किसी भी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। बट मुझे उस डेटा को एक्सेस करना है, फ्यूचर में मेरे पास इस डेटा की मुझे जरूरत पड़ेगी कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ डेटा को यूज करने के लिए। तो मैं डेटा को एक्सेस कैसे करूंगा? क्योंकि मुझे तो इसका एड्रेस नहीं पता। और हर बार जब आप कोई दूसरा वेरिएबल बनाओगे, जैसे कि रोल नंबर बनाया, वो रैंडमली किसी और लोकेशन पे जाके स्टोर हो गया, तो ये डेटा आपको कैसे मिलेगा? इसीलिए हम जो नाम उसको दे रहे हैं, हम जो ये जो वेरिएबल नेम दे रहे हैं, ये उस मेमोरी लोकेशन का नाम है। जैसे कि इस लोकेशन पर ये 10 स्टोर हुआ, उस लोकेशन को हमने नाम दिया स्कोर। जैसे मुझे ये 100 वैल्यू स्टोर करना था, इस 100 वेरिएबल जब ये वैल्यू स्टोर हुई है, उस लोकेशन को मैंने नाम दिया है ए। मेरे पास एक वैल्यू है 200, ये जहां पर वैल्यू स्टोर हुई है उस लोकेशन को मैंने नाम दिया बी। और जब मैं इसे एक्सेस करता हूं, तो जब मैंने ए को एक्सेस करूंगा प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू मुझे मिलेगी। ए के अंदर जो भी वैल्यू है वो मुझे मिलेगी। इसीलिए देखो, हम वेरिएबल को कहते हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट वेरिएबल के बारे में। सो वेरिएबल इज यूज, सो वेरिएबल इज यूज्ड टू होल्ड द डेटा। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये डेटा को होल्ड करने के लिए यूज होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के टाइम पर हमें जरूरत पड़ेगी डेटा की। देन अब ये जो वेरिएबल है, ये नाम होता है मेमोरी लोकेशन। इसको अगेन हम इसीलिए कहते हैं नेम्ड मेमोरी लोकेशन। उस मेमोरी लोकेशन का ये नाम है, राइट। और इसको हम अगेन ये भी कहते हैं कि ये एक कंटेनर है, कंटेनर विच इज यूज टू होल्ड द डेटा, विच इज यूज्ड टू होल्ड द डेटा। एक कंटेनर की तरह है, क्योंकि एक देखो, एक डेटा है और उसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है, राइट। तो सिंपल है, वेरिएबल का काम होता है डेटा को होल्ड करना। और जब हमें उस प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा की जरूरत पड़ेगी, हम उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, तो जो भी डेटा आपने उसके अंदर स्टोर किया हुआ है वो डेटा हमें मिल जाएगा, राइट। हमारे घर के लिए भी हमारे पास कितना सारा सामान है, तो वो हमने कहीं किसी कंटेनर में रखा हुआ है। जब हमें वो डेटा की जरूरत पड़ती है, हम उस कंटेनर से ही उसे एक्सेस करेंगे, राइट। वैसे सेम हमारे कंप्यूटर के मेमोरी लोकेशन पे भी हमारा एक बहुत सारा डेटा हो सकता है, जो कहीं रैंडम लोकेशन पे स्टोर हुआ है। और उसको स्टोर करने के लिए हमने उस मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया है, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। और इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे यहां पर अभी ए है, तो अभी के लिए ए की वैल्यू 100 है, वो आगे जाके 1000 भी हो सकती है, 2000 हो सकती है, 3000 हो सकती है, कुछ भी। सो वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पे चेंज हो सकती है, वैरी हो सकती है। इसलिए हम इसको कहते हैं वेरिएबल।
द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन वेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट। और इसको एक्सेस करना बहुत सिंपल है। आपने जो भी नाम दिया है आप उसको सिर्फ एक्सेस करो। जैसे ए प्लस भी अगर हम कर रहे हैं तो ये इंटरनली क्या कर रहा है, ए के अंदर जो भी डेटा होगा जैसे कि 10 प्लस बी के अंदर जो भी डेटा होगा जैसे 20, अब ये इन्हें एक्सेस करने वाला है। ये होता है हमारा वेरिएबल, राइट। इस तरीके से हमें ये डेटा एक्सेसिबल होता है। ओके, अब देखो, तो वेरिएबल का मतलब क्लियर है, लेकिन वेरिएबल बनाते कैसे है वो देखो। सो सिंटैक्स फॉर वेरिएबल, सो सिंटैक्स फॉर वेरिएबल। अब वेरिएबल को बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन, आपने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो कैसे करोगे। पहला, डेटा टाइप। देखो, आप चाहो तो एक्सेस मॉडिफायर दो या ना दो वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो। सो एक्सेस मॉडिफायर, राइट, सो एक्सेस मॉडिफायर। फिर आपको देना है डेटा टाइप। सो डेटा टाइप, एक्सेस मॉडिफायर, डेटा टाइप, एंड देन आपको प्रोवाइड करना है वेरिएबल नेम, राइट। सो वेरिएबल नेम, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। आपने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसके अंदर कोई वैल्यू आपने इनिशियलाइज नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए, पब्लिक, डेटा टाइप है मेरा इंटीजर, और वेरिएबल मैंने दिया ए, लेकिन वो ए के अंदर मैंने कोई वैल्यू असाइन किया क्या, नहीं। अगेन, सो पब्लिक जैसे इंटीजर, देन स्कोर, अगेन कोई भी वैल्यू मैंने उसको असाइन नहीं किया। इसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अगर हमारे पास इनिशियली कोई डेटा नहीं है, हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते, तो आप सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखो, उसके अंदर अब कोई डेटा नहीं होगा, एक नल वैल्यू होगी। लेकिन अब ऐसे भी रिक्वायरमेंट हो सकती है हमारे पास कि हमें वेरिएबल में डेटा भी चाहिए, तो आप जब वेरिएबल बना रहे हो उसी के साथ आप उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करो। हमने अभी जो बनाया वो सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा हुआ है। फ्यूचर में इसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे, अभी के लिए इसमें कोई डेटा नहीं है, लेकिन आगे जाके जैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, उसमें कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगे, तब जाके हम इसमें वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। तो हमने अभी के लिए सिर्फ उसको इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर करके रखा है। लेकिन हमें ऐसी जरूरत हो सकती है कि जहां पर हम वेरिएबल को वैल्यू भी इनिशियलाइज करें। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन, so variable declaration plus initialization, so variable declaration plus initialization। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल को डिक्लेयर प्लस उसमें आप वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हो। सो पब्लिक, देन आप यहां पर ओके, ये क्या है हमारा, पहले एक्सेस मॉडिफायर, पहले सिंटैक्स देखते हैं। सो एक्सेस मॉडिफायर, अगेन फिर क्या प्रोवाइड करना है हमें, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, राइट, एंड इज इक्वल टू, ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहां पे आपको देना है वैल्यू। ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, आपने उसमें डेटा भी इनिशियलाइज किया है। एग्जांपल के लिए, सो पब्लिक इंटीजर, सो ए इज इक्वल टू 100, राइट। पब्लिक, सो जैसे कि स्ट्रिंग, देन नेम इज इक्वल टू राज। तो अगेन आपने यहां पर डेटा भी प्रोवाइड किया है, राइट। तो इस तरीके से आप यहां पर वेरिएबल बना सकते हो। तो जैसे आपकी जरूरत होगी वैसे आप वेरिएबल बनाओगे। क्लियर है क्या यहां तक। तो ये क्या है हमारा वेरिएबल, ए नाम का वेरिएबल, नेम नाम का वेरिएबल। तो ये एक इंटीजर वेरिएबल हमने बनाया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने बनाया, और जो भी टाइप का वेरिएबल है आपको ये पहले ही आइडेंटिफाई करना है कि आपको वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा देना है। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसके अंदर स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है। तो ये जो आप डेटा इसके अंदर स्टोर कर रहे हो, इसी टाइप का डेटा टाइप आपको इसके अंदर प्रोवाइड करना है। सो विदाउट डेटा टाइप आपका वेरिएबल यहां पर नहीं बन सकता है, ये ध्यान में रखना। विदाउट डेटा टाइप आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हो। सो डेटा टाइप मैंडेटरी होता है वेरिएबल को बनाने के लिए अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर। इसीलिए हम अपेक्स प्रोग्रामिंग को कहते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड, स्ट्रांगली टाइप्ड।
राइट। तो आपको अभी पता चला कि हम डेफिनेशन के अंदर बोल रहे थे कि अपेक्स एक स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मीनिंग पता चला कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसके साथ हमें डेटा टाइप प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। इसीलिए हम अपेक्स को कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सो वेरिएबल क्लियर है यहां तक। अब वेरिएबल में आप देखो, आप ये जो नाम दे रहे हो ये आप अपने मन से नाम दे रहे हो, राइट। ये नाम आप अपने मन से दे रहे हो। अब इसको समझो, इसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। इसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब कि उस प्रोग्रामिंग एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो एक नाम आपने उसको दिया आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। सो द यूजर डिफाइंड नेम ऑफ, यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड नेम ऑफ प्रोग्रामिंग एलिमेंट। सो यूजर डिफाइंड नेम ऑफ प्रोग्रामिंग एलिमेंट। तो उस प्रोग्रामिंग एलिमेंट को आपने एक नाम दिया है, एक यूजर डिफाइंड नेम। आप जो भी नाम उसको देना चाहते हो वो नाम आप उसको दे सकते हो, राइट। तो जैसे हमने यहां पर अभी वेरिएबल को एक ए नाम दिया, नेम दिया, ऐसा कोई भी नाम। अब ऐसे क्या क्या नाम आप यूज करते हो, मतलब किसके लिए आप ये आइडेंटिफायर यूज करते हो? हमें आइडेंटिफायर चाहिए होता है जैसे कि क्लास नेम के लिए। क्लास नेम भी आपने अपने मन से दिया, ये भी एक आइडेंटिफायर है, क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है। आप वेरिएबल को नाम दे रहे हो, सो वेरिएबल। आप मेथड को अपने मन से नाम दे रहे हो तो ये भी एक आइडेंटिफायर है। आप ऑब्जेक्ट को अपने मन से नाम दे रहे हो तो ये भी एक आइडेंटिफायर है, राइट। तो आप ऐसे नाम अपने मन से उसको देते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं कि कोई भी नाम आप उसको दे सकते हो, इसके कुछ रूल्स होते हैं, देखो। तो रूल्स क्या है? जब हमें प्रोग्रामिंग एलिमेंट को कोई नाम देना है तो उसके रूल्स क्या होते हैं? सो देखो, कुछ कॉमन रूल्स है जो मस्ट है, जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आपको एरर आएंगे। अब क्या है वो रूल्स? सबसे पहला, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। इसको नंबर से हम स्टार्ट नहीं करते, सो कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। नो स्पेसेस अलाउड। ठीक है, सो स्पेसेस अलाउड नहीं होंगी। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होंगे, एक्सेप्ट यहां पर एक है जो है अंडरस्कोर। सो अंडरस्कोर आपको यहां पर यूज करना है। अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो, लेकिन अंडरस्कोर भी जब आप यूज कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना हो कि उसको स्टार्टिंग में और एंडिंग में यूज नहीं करना है। अंडरस्कोर का मेनली यूज करते हैं दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि जब स्पेसेस पॉसिबल नहीं है तो मैंने एक नाम देना है जैसे कि स्टूडेंट नेम, राइट। तो हम कैसे बनाएंगे? एक ये वर्ड हो गया स्टूडेंट, अब नेम एक दूसरा वर्ड है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि विदाउट स्पेस डायरेक्टली जो नया वर्ड है तो उसको कैपिटलाइज करो, या फिर अगर आप चाहते हो तो इसको स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम ऐसे आप बना सकते हो। लेकिन वो एक ही वर्ड होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको रूल फॉलो करने हैं, अगर आपने नहीं किया तो ये आपको एरर देंगे। प्लस, अब ये वेरिएबल नेम के लिए, मतलब एक आइडेंटिफायर के लिए आप कोई कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो। सो कीवर्ड कैन नॉट यूज। अब कीवर्ड क्या होता है आपको पता चलेगा। जो ऐसे वर्ड जो प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी बने हुए हैं वो वर्ड आप यूज नहीं कर सकते हो आइडेंटिफायर के लिए, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है गाइस जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला, क्लास ने, अब देखो ये अगर आपने फॉलो नहीं भी किया तो भी आपको एरर नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन ये फायर नहीं किया, ये फॉलो नहीं किया तो आपको एरर आएंगे। लेकिन अभी जो हम रूल देख रहे हैं ये कुछ इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। हमें कंपाइलर इसके लिए कोई एरर नहीं देगा, लेकिन जब इंटरव्यू में अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो वहां पे हमारा बैड इंप्रेशन जा सकता है। सो ध्यान रखना। तो क्लास नेम के लिए हमेशा ध्यान रखना कि क्लास नेम का जो वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। देखो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं क्लास नेम, अब जैसे ये दो वर्ड है तो पहला भी लेटर कैपिटल, और जैसे नया वर्ड आ रहा है तो उसको भी कैपिटलाइज करो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक वेरिएबल के लिए नाम दे रहे हो, सो वेरिएबल के लिए हम यूज करते हैं कैमल केस। सो वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम या मेथड नेम,
इन सभी के लिए हम कैमल केस का यूज करते हैं। मतलब जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल, जैसे स्टूडेंट मुझे यहां पर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे स्टूडेंट एंड देन कैपिटल स्टूडेंट नेम। सो चाहे आपका वेरिएबल नेम है, ऑब्जेक्ट नेम है या मेथड नेम है, वहां पर आपको कैमल केस फॉलो करना है। सो पहला जो लेटर है वर्ड का वो स्मॉल होगा। ये कुछ स्टैंडर्ड्स है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको क्लास का नाम या वेरिएबल का नाम या मेथड का नाम आपको देना है, ठीक है। अब देखो, तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल क्या है और आइडेंटिफायर क्या है, ओके। उसके बाद हम बात कर रहे थे कीवर्ड के बारे में कि ये कीवर्ड क्या होता है। देखो, हमने जब यहां पर एक वेरिएबल बनाया तो हम कह रहे हैं कि ये पब्लिक जो है ये कीवर्ड है। हमने यही कीवर्ड हमारे क्लास को बनाने के लिए भी यूज किया, पब्लिक। उसके साथ भी हमने और एक कीवर्ड यूज किया था, क्लास। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी बने होते हैं और हमें एज इट इज उनको यूज करना होता है। तो इसको हम कहते हैं प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स। प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स whose meaning is fixed, whose meaning is fixed इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अलग अलग कीवर्ड्स मिल सकते हैं, राइट। मेथड को बनाने के लिए हो सकता है कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डिफरेंट कीवर्ड मिले, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डिफरेंट कीवर्ड मिले। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उसके अलग अलग कीवर्ड्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी तक हमने क्या क्या कीवर्ड यूज किया, हमने यूज किया पब्लिक, राइट। हमने क्लास को बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज किया था। हमने मेथड के टाइम पे वॉइड कीवर्ड यूज किया था। हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ये हमने न्यू कीवर्ड का यूज किया था। ये ये हमें एज इट इज ही इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हमारे पास है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना मतलब उनके कीवर्ड्स को सीखना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। हर एक कीवर्ड का जब हमें मीनिंग पता चलेगा मतलब हमने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ लिया है, राइट। तो कीवर्ड क्या होते हैं, प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये मिलेंगे। अब देखो, सो कीवर्ड के बाद हमें और एक यहां पर वेरिएबल के साथ हमें प्रोवाइड करना पड़ा था डेटा टाइप, राइट। सो डेटा टाइप, अब डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप मींस टाइप ऑफ डेटा। सो टाइप ऑफ डेटा we are going to store in a variable। अब इस वेरिएबल के अंदर हम जिस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते थे वही है हमारा डेटा टाइप। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक वेरिएबल होना चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन किस टाइप का डेटा, जैसे कि स्कोर है। तो जैसे स्कोर मुझे पता है कि वो एक न्यूमरिक डेटा है, इसीलिए मैं यहां पर बनाऊंगा इंटीजर स्कोर। और जो भी मुझे डेटा चाहिए मैं यहां पर स्टोर करूंगा। तो अब ये डेटा जो है ये कॉम्पैटिबल होना चाहिए, मतलब ये आपका इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। आप जो डेटा टाइप इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हो वही टाइप का डेटा आपको प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं चलेगा कि यहां आपने बताया कि इंटीजर और जब आपने इसको स्टोर किया तब आपने कोई डिफरेंट डेटा उसको प्रोवाइड किया, तब ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे मल्टीपल डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है, मल्टीपल। ये हम कल अगेन आपको और डिटेल में हम आपको बताएंगे, क्योंकि कल का सेशन हमारा डेटा टाइप के ऊपर होगा, क्योंकि बहुत सारे डेटा टाइप हमारे पास है अपेक्स के अंदर और हम सभी को यूज करने वाले हैं। इसीलिए हमें एक सेपरेट सेशन चाहिए रहेगा डेटा टाइप के लिए। अभी के लिए हमने जो यूज किया था जैसे कि इंटीजर है, देन आपका स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, बुलियन टाइप का डेटा है, ठीक है, तो एक्सेट्रा। लेकिन कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर, ओके। तो ये सभी हो गए हमारे डेटा टाइप्स। उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास, सो डेटा टाइप हमने डिस्कस किया, देन लिटरल। सो लिटरल का मतलब क्या होता है, हमने जब एक वेरिएबल बनाया उस वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू को असाइन भी कर सकते हैं। वेरिएबल जब हमने बनाया उसी टाइम पे हम उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं द वैल्यू असाइंड टू ए वेरिएबल,
द वैल्यू असाइंड टू ए वेरिएबल। आप वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर बनाया इंटीजर a इज इक्वल टू 10, करेक्ट। देन स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राज। अब ये जो डेटा है, राइट, ये जो डेटा है, ये जो डेटा है ये आपका इंटीजर टाइप का डेटा है, तो इसको हम कहते हैं इंटीजर लिटरल, राइट। ये जो राज है ये आपका स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। तो जिस टाइप का आपके पास डेटा है उसी टाइप की वैल्यू आपको उसमें प्रोवाइड करनी है, राइट, और इसे हम कहते हैं यहां पर लिटरल्स, राइट। तो इतने सारे कंसेप्ट हमने अभी तक डिस्कस किया, तो बताओ क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, देन डेटा टाइप, आइडेंटिफायर क्या है, कीवर्ड क्या होता है, एंड लिटरल क्या है। अब कल हम अगेन डेटा टाइप को और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब देखो, अब इसमें और एक कंसेप्ट है हमारे पास, ऑपरेटर, राइट, ऑपरेटर्स। अब देखो इस ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या होता है, राइट। अब देखो हमारे पास बहुत सारा डेटा है और हम उस डेटा पे कुछ कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। अब इन ऑपरेटर्स का काम क्या है, सो देखो, सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक सिंबल है। ऑपरेटर का एक जस्ट एक सिंबल है जो वन और मोर ऑपरेंड्स पे हम अप्लाई करते हैं, जिससे हम कुछ कैलकुलेशंस कर पाए, कुछ रिजल्ट हमारे पास आ पाए। एग्जाम्पल के लिए ए प्लस बी, ये ऑपरेटर है। ए एंड बी ये जो है ये हमारे ऑपरेंड्स है, राइट, ऑपरेंड्स। और ये जो प्लस है ये है हमारा ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है ये एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। एक पे कैसे, जैसे ए प्लस प्लस, तो एक ऑपरेंड पे भी ये काम करते हैं और ये हमें कुछ डिजायर्ड रिजल्ट यहां पर हमें रिटर्न करते हैं। तो कितने टाइप के ऑपरेटर है हमारे पास, सो देखो, सबसे पहली कैटेगरी जो बेसिक है हमारे पास, एरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट। ये आप सभी ने यूज किए होंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ओके। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सो डिवीजन, मॉड्यूलस, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हमारे पास है, राइट। इसके बाद आता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मतलब सो इज इक्वल टू ऑपरेटर जिसमें आप वैल्यू को असाइन करते हो, राइट, असाइनमेंट ऑपरेटर। देन आते हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, ओके। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स देखो, सो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड इक्वल टू, ये सब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है। अब देखो डिफरेंस क्या है आपके रिलेशनल ऑपरेटर में और अरिथमेटिक ऑपरेटर में। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमेशा आपको अरिथमेटिक रिजल्ट ही रिटर्न करेंगे, ये जो रिजल्ट आएगा ये अरिथमेटिक रिजल्ट होगा। लेकिन जब आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हो तो ये जो डेटा रिटर्न होगा ये होगा बुलियन टाइप में। सो ये आपका बुलियन रिजल्ट रिटर्न होता है। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 10 + 5, तो इसका रिजल्ट अलग मिलेगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं 10 > 5, मुझे इसका रिजल्ट अलग मिलेगा। सो 10 + 5 15, ये एक अरिथमेटिक रिजल्ट है। लेकिन जब मैंने कहा 10 > 5 तो यहां पर मुझे मिल रहा है ट्रू, ये एक बुलियन रिजल्ट है। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होता है कैलकुलेशंस के लिए। रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं जैसे कि कुछ डेटा के थ्रू हमें कुछ रिलेशनशिप फाइंड करनी है, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉल है, इक्वल है या नहीं, ग्रेटर है या नहीं, तब जाके हमें यहां पर एक बुलियन रिजल्ट यहां पर मिलता है रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग के अंदर इनका बहुत यूज है, ठीक है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटर है हमारे पास वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर्स
यहां पर वर्क करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशंस होते हैं और उन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके अगर हमें कोई फाइनल रिजल्ट चाहिए तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो कितने लॉजिकल ऑपरेटर्स है? पहला है हमारे पास एंड ऑपरेटर, ये उसका साइन एंड ऑपरेटर, देन और ऑपरेटर, और एक होता है नॉट, ये एक निगेशन है, ठीक है, नॉट ऑपरेटर। अब देखो, हमारे पास जब हम कोई इंग्लिश में भी बात करते हैं तो भी हम यूज करते हैं एंड या और, करेक्ट? सो वैसे ही सेम आप सेंटेंसेस को कंबाइन करते हो, वर्ड्स को कंबाइन करते हो इनके थ्रू। मैथमेटिक्स में भी यहां पर इनका यूज होता है एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, तो मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, 10 > 5, 10 is not equal to 20, ऐसे दो एक्सप्रेशन है। अगर मैं इन दोनों को सेपरेट रखूंगा तो मुझे इन दोनों का अलग अलग रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, दोनों का अलग रिजल्ट मिलेगा। बट मैं ये चाहता हूं कि मुझे इन दोनों का एक कंबाइंड रिजल्ट आना चाहिए जिसके थ्रू मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है या नहीं। क्योंकि आप देखो, हमारे पास ऐसी कितनी सारी कंडीशंस होती है कि किस कंडीशन के बेस्ड पे हमारी ये फंक्शनैलिटी वर्क करे। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि सिंगल कंडीशन हो सकती है, राइट? या फिर ये भी पॉसिबल है कि उसमें मल्टीपल कंडीशंस है, राइट, मल्टीपल कंडीशंस। अब इसमें पॉसिबल ये है कि आपको इन मल्टीपल कंडीशंस में से सभी कंडीशन सेटिस्फाइड करना है, या उन मल्टीपल कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी है, ये भी पॉसिबल है, करेक्ट? तो अब हम यहां पर कैसे इंप्लीमेंट करें? जैसे ऐसा होता है ना, आपने एक एग्जाम दिया है, तो इस एग्जाम का रिजल्ट आपका यहां पर प्रिंट होगा, लेकिन ये पास कब होंगे आप? तो मेरे पास अगर 5 मॉड्यूल्स है, तो 5 मॉड्यूल्स में आप पांचों में पास होने चाहिए। 5 कंडीशन है, जब आप इन पांचों सब्जेक्ट में अगर पास हो गए तो ही आप पास हो, किसी एक में फेल हो गए तो भी आप फेल हो, करेक्ट? तो ऐसी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ सकती है। तो वो लॉजिक आप कैसे लिखोगे, मल्टीपल कंडीशंस को कैसे इंप्लीमेंट करोगे? तब हमारे पास यूज होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी दो ऑपरेटर, एंड या और। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूज करना है कि आप क्या यूज करोगे। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है कि जब ये सभी कंडीशंस पास होंगी, आप जब ये पांचों सब्जेक्ट में पास है तो ही आप पास हो, अदरवाइज आप फेल हो। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं अब इन कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज करूं या और ऑपरेटर का यूज करूं। तो ये आप कब डिसाइड करोगे? जब आपको इनका वर्किंग पता होगा कि एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है एंड और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि आगे का कंप्लीट जो आपका लॉजिकल पार्ट है वो सिर्फ इन्हीं पे डिपेंड करता है। बहुत जगह आप इसको यूज करने वाले हो। देखो, एंड ऑपरेटर इसका काम क्या है? इफ, काम तो एक ही है, मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना, उसका फाइनल रिजल्ट लाना। लेकिन रिजल्ट कैसे आ रहा है वो देखो। इफ ऑल एक्सप्रेशंस, इफ ऑल एक्सप्रेशंस returns true, returns true, then the result is true, then the result is true, otherwise false, otherwise false। देखो क्या कह रहा है ये, अगर कोई मल्टीपल एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर के थ्रू अगर वो कंबाइन है, तो सभी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू आना चाहिए, तो ही जाके हमारा फाइनल रिजल्ट इसका ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स है। मतलब किसी एक ने भी फॉल्स रिटर्न किया तो रिजल्ट फॉल्स आने वाला है, राइट? एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ कंडीशंस यहां पर लिख रहा हूं, 10 > 5 एंड 10 is not equal to 20। अब बताओ क्या कंडीशन होगी? ओके, एंड सो 10 is less than 20। तो ऐसे मैंने कुछ कंडीशंस यहां पर लिखा। अब एंड ऑपरेटर के थ्रू मैंने कंबाइन किया हुआ है, तो पहले ही देखो, 10 > 5 कंडीशन इज ट्रू, एंड 10 is not equal to 20 क्या है? इक्वल है क्या? नहीं, तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू, कि वो नॉट इक्वल टू 20 है। देन 10 is less than 20, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो जब ये सभी कंडीशंस ने हमें ट्रू रिटर्न किया तो ही हमारा फाइनल रिजल्ट ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स होगा।
अगर एक कंडीशन ने भी मुझे फॉल्स रिटर्न किया, जैसे कि 10 greater than 5 एंड मैं यहां पर कह रहा हूं 10 not equal to 10, और यहां पर मैं लिख रहा हूं अगेन 10 less than 20। अब बताओ 10 greater than 5, यस ट्रू। 10 not equal to 10, क्या 10 not equal to 10 है? अब बताओ। अब यहां पर जो 10 है वो इक्वल टू 10 है और आप बोल रहे हो कि वो नॉट इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 10 नहीं है, ये तो इक्वल होना चाहिए था। सो देन एंड 10 less than 20 कंडीशन इज ट्रू। सो देखो मल्टीपल कंडीशंस ने ट्रू रिटर्न किया लेकिन एक ने फॉल्स रिटर्न किया। एंड ऑपरेटर का स्ट्रिक्टली काम क्या है? सभी एक्सप्रेशंस अगर ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट मिलेगा आपको फॉल्स। इस तरीके से वर्क करता है आपका एंड ऑपरेटर। देन उसके बाद चलिए और ऑपरेटर के ऊपर। अब और ऑपरेटर का काम देखो। इफ ऑल एक्सप्रेशंस रिटर्न्स फॉल्स then the result is false, then the result is false, otherwise true। सो और ऑपरेटर क्या करता है? किसी एक ने भी अगर कंडीशन में ट्रू रिटर्न किया तो उसका रिजल्ट आता है ट्रू। सिंपल है। और ऑपरेटर का इतना समझो कि सभी कंडीशन जब फॉल्स है तो फॉल्स है, अगर किसी एक ने भी ट्रू रिटर्न किया है कंडीशन तो उसका रिजल्ट ट्रू है। कोई एक कंडीशन भी ट्रू आ गई तो आंख बंद करके आपको यह समझना है कि इसका आउटपुट मुझे ट्रू ही मिलने वाला है। जब सभी कंडीशन फॉल्स होंगी तो ही आपका आउटपुट फॉल्स आएगा और ऑपरेटर के केस में। देखो जब यहां पर मैंने सभी कंडीशंस लिखा 10 is greater than 20 और 20 is less than, या फिर 20 is not equal to 20, अब बताओ 10 greater than 20 कंडीशन इज फॉल्स, करेक्ट, और 20 not equal to 20 अगेन कंडीशन इज फॉल्स। जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ही हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा हमें फॉल्स। ओके। अब अगेन अगर सपोज करो कि मैंने यहां पर और ऑपरेटर, देन 20 is greater than 20, अगेन बताओ 20 greater than 20 क्या आएगा कंडीशन? फॉल्स, क्योंकि 20 greater than 20 नहीं हो सकता है, राइट। सो ये क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो तीनों का फॉल्स है, अगेन इसका आया फॉल्स। बट अगर मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि 20 या फिर 200 is greater than 20, अब ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो किसी एक ने भी अगर ट्रू रिटर्न किया, यहां पर है 200, ठीक है, 200 greater than 20, यस कंडीशन इज ट्रू, 200 की वैल्यू ग्रेटर है 20 से, तो ये कंडीशन ने रिटर्न किया ट्रू। और जैसे ही किसी एक कंडीशन ने भी ट्रू रिटर्न किया तो हमारा फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है ट्रू। ये वर्किंग होता है आपके और ऑपरेटर का। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो तब जाके आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होंगे। अब आता है नॉट ऑपरेटर। अब ये नॉट ऑपरेटर का काम क्या है? ये सिंपल निगेशन है। इसका काम क्या है? जिसके सामने भी ये साइन आ जाता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका काम होता है कि ये ट्रू को कन्वर्ट करता है फॉल्स में और फॉल्स को कन्वर्ट करता है ये ट्रू में, करेक्ट। हमने इन सभी को वैलिडेशन रूल के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइट, आपको याद होगा। बट फिर भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट में ये बहुत जरूरी है। ओके। तो इसका काम क्या है? देखो अगर यहां पर लिखा है मैंने नॉट ट्रू, मतलब इसकी वैल्यू हो गई फॉल्स। मैंने यहां पर लिखा है नॉट फॉल्स, मतलब उसकी वैल्यू हो गई ट्रू। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर लिखा है 10 greater than 20 और यहां पर मैंने लिखा है नॉट, क्या आया आंसर? 10 greater than 20 क्या है? फॉल्स है, लेकिन उसके सामने लिखा है नॉट तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। तो 10 greater than 20 हो जाएगा ट्रू क्योंकि उसके सामने लगा हुआ है नॉट। तो इस तरीके से ये सभी ऑपरेटर्स आपके वर्क करते हैं, राइट। सो बताओ क्या हमने डिस्कस किया? एक प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं, इसके लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए थी। सो पब्लिक इंटीजर a = 100। तो इसमें जो भी चीजें हमने यूज किया है उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो सिंटैक्स को अच्छे से ध्यान में रखना कि वेरिएबल बनाते कैसे हैं और कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो क्या क्या चीजें हैं? ये पब्लिक क्या है? एक्सेस
मॉडिफायर टाइप का कीवर्ड है ये, राइट। क्या है? एक कीवर्ड। इंटीजर क्या है? एक डेटा टाइप है। ए क्या है? वेरिएबल है। इज इक्वल टू क्या है? एक ऑपरेटर है। और ये जो वैल्यू दिया है इसे हम कहते हैं लिटरल। और वेरिएबल को अगेन हम क्या कह सकते हैं? आइडेंटिफायर, क्योंकि ये कोई आइडेंटिफाई कराने के लिए हमने उसका यूज किया है। सो देखो, इतने कंसेप्ट अब आपको अच्छे से रीड करना है। सो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मतलब यहां पर मैं बता देता हूं ताकि आप इसको रीड कर पाओ। पहला हमने डिस्कस किया वेरिएबल, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, लिटरल्स एंड ऑपरेटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप पे शेयर करिए प्लीज, ताकि आपको ध्यान में रहेगा ये चीज। ओके, सो ले लिया। अब देखो, तो हमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना है आज अगेन। सो जो हमने ऑपरेटर डिस्कस किया, वेरिएबल डिस्कस किए, उसके लिए भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं। सो देखो किस तरीके से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। सो प्लीज ये कोड बना लीजिएगा गाइस, जो हमने लास्ट सेशन में बनाए। सो फाइल, न्यू, अपेक्स क्लास, एंड देन आपको पता नहीं होगा लेकिन इंडस्ट्री में जो अभी ज्वाइन भी होते हैं उनकी भी कोडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती है। लेकिन प्लीज आपको अपनी कोडिंग स्किल्स को अच्छे से इंप्रूव करना है, क्योंकि विदाउट कोडिंग स्किल कुछ नहीं होगा। कोडिंग को अच्छे से इंप्रूव करना है, सो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा गाइज आपको, ठीक है। सो देखो, हम एक क्लास बनाते हैं। सो बेसिक्स या फिर अपेक्स एग्जाम्पल 1, ठीक है। देखो, सो एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड M1 नाम की मैंने एक मेथड बनाया, ठीक है, सिंपल है। अब मुझे कोई डेटा चाहिए तो मैं अभी बना सकता हूं डेटा। सो पब्लिक इंटीजर, सो a इज इक्वल टू 100, पब्लिक इंटीजर b इज इक्वल टू 20, पब्लिक इंटीजर c इज इक्वल टू 200। तो ऐसे मैंने डेटा बनाया। अब आप देखो, अब आपको क्या चाहिए वो सारी चीजें आप यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि मुझे चाहिए ऐड, तो इंटीजर एड इज इक्वल टू, मुझे ए प्लस बी दोनों का एडिशन चाहिए, राइट। तो मैं यहां पर ऐसे प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट डीबग, राइट। जैसे मुझे अभी पहले तीनों का अगर वैल्यू प्रिंट करना है तो सबसे पहले हम तीनों की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। सो देखो, सिस्टम डॉट डीबग ए इज इक्वल टू प्लस ए, तो ए के साथ जो वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिस्टम डॉट डीबग, सो बी इज इक्वल टू प्लस बी, देन सिस्टम डॉट डीबग, देन सी इज इक्वल टू प्लस सी, राइट। देन अब मैंने कहा एड ए प्लस बी, तो मैं यहां पर प्रिंट करूंगा एड इज इक्वल टू प्लस एड। अब चेक करना है कि ए और बी की वैल्यू आपको मिल रही है क्या। ऐसे ही आप मल्टीप्लीकेशन करके देखो, डिवाइड करके बताओ, राइट। ये सारी चीजें आपको यूज करना है। अगेन आपको जैसे ऑपरेटर्स को चेक करना है, मतलब जो आपने इंप्लीमेंट किया था वैसे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सो सिस्टम डॉट डीबग, आप ऐसे डायरेक्टली लिखो या इस तरीके से लिखो। देखो, बुलियन वैल्यू आपको रिजल्ट यहां पर रिटर्न होती है, सो बुलियन, एंड मैं यहां पर कह रहा हूं रिजल्ट, सो बुलियन रिजल्ट 1 इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी की मल्टीपल कंडीशंस आप लिख के देखो, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी एंड सो बी नॉट इक्वल टू सी,
एंड सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ऐसे कोई भी आपको जो इंप्लीमेंट करना है वैसे, ताकि हमें ये पता चलेगा कि आप जो इंप्लीमेंट कर रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो पहले आप ऐसे एक्सप्रेशंस खुद बनाओ, उसको प्रैक्टिस करो, फिर वेरीफाई भी करो कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, जो आपने लिखा है उसका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ये आपको प्रॉपर उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा कि ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है 100, 100 ग्रेटर देन 20, यस कंडीशन इज ट्रू, एंड बी नॉट इक्वल टू सी, बी एंड सी नॉट इक्वल टू सी, यस कंडीशन इज ट्रू, वो नॉट इक्वल है, एंड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, अब बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्या नहीं, तो यहां पर कंडीशन क्या मिली आपको फॉल्स, तो अब आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, फॉल्स मिलेगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। या फिर ऐसे रिजल्ट अगर नहीं ले रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, सिस्टम डॉट डीबग, ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहां पर। तो जो भी आपको लिखना है, सो 100 ग्रेटर देन 200, देन एंड सो 200 is not equal to 200, एंड देन एंड जो भी आपको चाहिए 200 इज ग्रेटर देन 100, ऐसे आप सिंपल कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये भी आपको ऐसे प्रॉपरली आउटपुट देंगे, मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपने रिजल्ट लिया है वो सेम है या नहीं, आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है जो भी हम इंप्लीमेंट करें, ताकि अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझ में आए, राइट। सो देखो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अब हमें। So apex example, then object one is equal to new. So apex example one. So object dot और मेथड क्या हमारी m1 मेथड। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है आपको। सो एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, ओके ऑब्जेक्ट वन। देखो, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है guys। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं डेली, वो डेली आपको अपने ऑर्ग के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, राइट। सो देखो क्या मिला, इसका रिजल्ट फॉल्स मिला, दूसरे का भी रिजल्ट फॉल्स मिला, दोनों का ए प्लस बी की एडिशन मिली 120। इस तरीके से हमें यहाँ पर कोड इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कल का कोड भी आपका पेंडिंग है, कल का कोड भी आपने ग्रुप पे शेयर नहीं किया है, तो वो भी आपको करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप पे इसका स्क्रीनशॉट, इसको इंप्लीमेंट करके शेयर करिए, अपने मन से यहां पर बनाइए कोड। ठीक है, तो इतना इंप्लीमेंट करिए गाइस, और प्लीज कोड इंप्लीमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करिए। ओके गाइस, तो कल मिलते हैं और कल हम अगेन डिस्कस करेंगे मेथड के बारे में। पहले हम डेटा टाइप डिस्कस करेंगे कि कितने डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है अपेक्स के अंदर, और फिर हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स कि ये मेथड क्या है और क्या, या वॉइड का मीनिंग क्या है, ऐसे। बाकी तो अभी यहाँ तक सभी का मीनिंग आपको क्लियर हो रहा है कि ये क्या हमने इंप्लीमेंट किया। अब हम कल आएंगे मेथड के ऊपर, ठीक है। तो इतना इंप्लीमेंट करिए गाइस, एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।